लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस वर्चुअल बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दल के अध्यक्षों से बात कर मीटिंग का न्योता दिया है। बैठक में ममता बनर्जी, सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। बैठक में एलएसी के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बैठक के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो आज शाम 5 बजे ये वर्चुअल बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी ने आज ये शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई है। राजनाथ सिंह ने सभी पार्टी के अध्यक्षों से को न्योता दिया। बैठक में एलएसी के जो मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा होगी। चीन के साथ तनाव के बीच आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने सभी पार्टी के अध्यक्ष से बात की, उन्हें न्योता दिया। बैठक में एलएसी के मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा होगी। तो गलवान घाटी में जिस तरीके से झड़प हुई उसको लेकर के जो चीन ने हरकत की है उसके मुंहतोड़ जवाब के लिए ये बैठक बुलाई गई है। देखना होगा इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन सेना के सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में हुए झड़प में अब किसी भी भारतीय जवान की हालत गंभीर नहीं है। सभी जवानों की हालत अब स्थिर है। 18 जवान लेह की अस्पताल में भर्ती हैं, जो 15 दिन में ड्यूटी पर लौट भी जाएंगे। इसके अलावा 58 जवान दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं, जो मामूली जख्मी थे। वो भी एक हफ्ते में ड्यूटी पर लौट आएंगे। कोई भी जवान चीन के कब्जे में नहीं है। दोनों देश के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 76 घायल हुए थे। और चलिए रुक करेंगे एक और अहम खबर का। देश के कुल 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 19 सीटों के लिए कुल 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव को लेकर खास करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी रोचक हो चला है। गुजरात में कांग्रेस विधायक के इस्तीफे तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों के बीजेपी के पाले में आने से समीकरण तेजी से बदला है। वहीं मणिपुर की बात करें तो बीजेपी गठबंधन के विधायक और मंत्रियों के दिए झटके से वहां भी समीकरण फंस गया है। राजस्थान की 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार के होने से भी मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मिजोरम की सीटों में भी कमोबेश यही हिसाब है। तो 8 राज्य की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। 20 घंटे से भी कम का ये समय अब बचा है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी जगह चुनाव जो होने हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। कहीं कांग्रेस का समीकरण बिगड़ रहा है तो कहीं बीजेपी को भी झटका लग सकता है। और मध्य प्रदेश की कुल 3 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में हैं। यहां पर बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत की राह जहां मुश्किल हो गई है, वहीं बीजेपी के लिए आसान हो गई है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, मध्य प्रदेश की बात करें तो चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन जो डिनर पॉलिटिक्स हुई उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने। इसको अब तक उम्मीद थी, जिससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब जिन सीटों का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि जब सरकार में थे तो कम से कम 2 सीटें जो राज्यसभा से उनके पास आएंगी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ पिछले 3 महीने में, उन 3 महीने में कांग्रेस अब
ये मान के चल रही है कि अब जो 3 सीटें उनमें से एक ही सीट है जो कि दिग्विजय सिंह, जो महत्वपूर्ण सीट है, उसको अब कांग्रेस पूरी तरह से खेलना चाह रही है कि ये सीट उनके पाले में आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी के पास जो खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है और दूसरा जो 2 कैंडिडेट बीजेपी ने अपने उतारे और दोनों कैंडिडेट बीजेपी की ये सीट दोनों साफ तौर पर बीजेपी के हाथ में आएंगी और ये प्रक्रिया जो सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम को 4 बजे तक चलती रहेगी। 5 बजे मतदान के साथ पूरा भी उसमें ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो दोनों कैंडिडेट हैं, तो खास तौर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का भी ऐलान कर दिया है कि उनकी किस्मत का फैसला क्या हुआ है। लेकिन साफ तौर पर मान लिया जाए कि तीनों सीटों में सबसे खास है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो घटनाक्रम रहा, उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बिल्कुल ही तय माना जा रहा है कि उनकी सीट यहाँ साथ में आएगी। दूसरा सौम्य सिंह सोलंकी जो कि प्रोफेसर हैं, आदिवासी नेता रहे, वो भी यहाँ पर राज्यसभा से जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह के लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुकी है कांग्रेस की, उनको किस तरह से सबसे पहले वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी, उनमें जो वोट डाली जाएंगी उसमें कांग्रेस के तमाम जो विधायकों को ये व्हीप भी जारी कर दिया गया है कि वो सबसे पहले वोट दिग्विजय सिंह को करें, क्योंकि 52 सीटों का जो आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो 230 में से 24 सीटों पर चुनाव होना, इसके बाद बची 206 सीटों में से खास तौर पर अगर देखा जाए तो 52 जो है 52 वोट चाहिए पड़ेंगे एक राज्यसभा सीट के लिए। और ऐसे में जो कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं और साथ में बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, तो ऐसे में अगर जोड़ घटाना भी कर दिया जाए तो खास तौर पर बीजेपी खास तौर पर 2 सीटें यहाँ पर तय मान रहे हैं। बिल्कुल विपिन, और बीजेपी की जो राह है वो काफी ज्यादा आसान मध्य प्रदेश में तो कम से कम नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस जानकारी के लिए। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह उम्मीदवार हैं। दोनों ही पार्टियों ने मतदान से पहले अपने अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में रखा है, जहां से उन्हें वोटिंग के वक्त ही कड़ी सुरक्षा में बस से विधानसभा ले जाया जाएगा। संख्या बल की कमी के बावजूद भी बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार आप देख रहे हैं, 3 सीटें हैं यहां पर, लेकिन उम्मीदवार 4 हैं। दोनों ही पार्टियों ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केजे श्रीवत्सन, जिस तरीके से राजस्थान का जो चुनाव अगर बात करें मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, ये जो काफी ज्यादा दिलचस्प चुनाव है क्योंकि सीटें 3 और उम्मीदवार 4। जी बिल्कुल, देखिए सीटें 3 और उम्मीदवार 4। बीजेपी ने जो अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया, नंबर गेम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो विधायकों की संख्या उसके आधार पर 2 अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेज सकती है और बीजेपी 1 प्रत्याशी को भेज सकती है। लेकिन दूसरा प्रत्याशी अचानक ओमकार सिंह लखावत के रूप में उतारा गया। उसके बाद जो खरीद फरोख्त की बात आई, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बोला कि 25-25 करोड़ रुपए देके विधायकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 11 दिन पहले अपने विधायकों को रिसोर्ट में लेकर बाड़ाबंदी उन्होंने कर दी थी। तो इस तरह के तमाम आरोप आए थे। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी तक जांच के लिए पहुंच गया है। तो अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार उसने किस आधार पर अपना दूसरा प्रत्याशी, नंबर गेम उसके साथ नहीं होने के बावजूद भी उतारा था, इसका जवाब देना। और सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि आज जो वोटिंग होती है, क्या बीजेपी कांग्रेस खेमे के किसी विधायक को तोड़ पाती है, क्रॉस वोटिंग करा पाती है, या क्योंकि इतना तो तय है कि नंबरों के विधायकों की संख्या के लिहाज से बीजेपी का केवल एक ही उम्मीदवार जीतेगा और दूसरा विधायक को जिताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करीब 25 से भी ज्यादा विधायक चाहिए बीजेपी को अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए, और नंबर गेम बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहा। तो ऐसे में सबकी निगाह इसी बात पर है कि आज की वोटिंग में क्या क्रॉस वोटिंग हो पाती है, बीजेपी अपने खेमे में कुछ और नए विधायकों को जोड़ पाती है या नहीं। श्रीवत्सन, क्या बीजेपी देखना होगा कि कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ पाती है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन आपका इस जानकारी के लिए। तो राजस्थान में जो चुनाव होने वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि राजस्थान में सीटें 3 हैं और उम्मीदवार 4। आगे बढ़ेंगे, गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर भी आज मतदान है। इन 4 के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन की किस्मत आज तय है। वहीं कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। दोनों ही दलों के सियासी दांव पेच को लेकर के यहाँ भी ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है।
तो गुजरात में भी चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी के 3 और कांग्रेस की तरफ से 2 गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर आज मतदान होने हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा गुजरात के भी चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन गुजरात की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार 4 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 5 उम्मीदवार, बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार मैदान में। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा गुजरात के चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहां पर उम्मीद है कि कांग्रेस का समीकरण बीजेपी बिगाड़ सकती है। भूपेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी। भूपेंद्र, सीटें 4 और उम्मीदवार 5 है। यहां पर किसकी जीत और किसके लिए चैलेंज ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो संभावना बिल्कुल साफ थी, दोनों के लिए 2-2 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर पूरे चुनाव को एक रोमांचक मोड़ दे दिया, दिलचस्प मोड़ दे दिया। और यहाँ पर जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे हुए, उसमें अब कांग्रेस का खेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी संख्या फिलहाल 65 है, और एक निर्दलीय विधायक गिने हम जिग्नेश मेवानी को, तो उनके पाले में 66 विधायक आ रहे हैं। लेकिन एक सीट के लिए 35 वोटों की दरकार है, इसलिए 70 वोट कम से कम उन्हें चाहिए 2 राज्यसभा सीटों के लिए। लेकिन यहाँ पर उनके पास सिर्फ 66 है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास 103 है। एक एनसीपी के कांधल जाडेजा है जो कल बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे, तो वो वोट भी फिलहाल जो है बीजेपी के खाते में देखा जा रहा है। इसके अलावा 2 यहाँ पर जो बीटीपी पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, उसके 2 विधायक हैं, उनके वोट जो है वो भी बीजेपी के खाते में बीजेपी ऐसा मान रही है। और वहीं उसे कुछ कांग्रेसी विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर भी विश्वास है। तो बीजेपी को अपनी तीनों सीटों पर विश्वास है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी की 2 सीटें कंफर्म है जीत के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक-एक वोट जो है एक्स्ट्रा डलवाएगी। पहले जो 2 उम्मीदवार हैं, अभय भारद्वाज और अमीनाबेन बारा जो है उनके लिए, और तीसरे जो उनके उम्मीदवार हैं नरहरि अमीन, उनके लिए वो क्रॉस वोटिंग और जो बीटीपी के जो अतिरिक्त पार्टियां हैं उनके वोट के सहारे वो जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं कांग्रेस के लिए अपने पहले उम्मीदवार के लिए शक्ति सिंह गोहिल, जिन्हें आला कमान ने नियुक्त किया है, उनके लिए उनकी जीत आश्वस्त दिखाई दे रही है। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार है भरत सिंह सोलंकी, उनकी जीत कहीं ना कहीं खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि 65 उनके वोट, एक जिग्नेश मेवानी के वोट 66, और इसके अलावा बाकी के 4 वोट कांग्रेस कहां से लाती है, कैसे वो इन 4 वोटों का जुगाड़ कर पाती है, उसके ऊपर सारा दारोमदार है। ये भी कहा जा रहा है कि जो व्हीप देना है वो भी आज सुबह ही तमाम विधायकों को बंद लिफाफे में दिया जाएगा। बीजेपी की एक रणनीति और भी रही है कि पहले 8 विधायकों के इस्तीफे हुए, कुछ और विधायकों के इस्तीफे उन्होंने इसलिए नहीं करवाए ताकि वो विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पलड़े को मजबूत कर सके, उनकी जो सीटें हैं उसकी जीत सुनिश्चित कर सके। तो ये भी एक रणनीति अपनाई गई है। अब पूरा खेल कैसे ये खेला जाएगा, ये कुछ देर के बाद पता चलेगा कि कैसे दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं। बिल्कुल, हर मुमकिन हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने का, दोनों ही पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो आज राज्यसभा की कुल 24 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन कर्नाटक की 4 सीटों पर सभी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यहाँ 4 सीटों पर कुल 4 ही उम्मीदवार थे। कर्नाटक से पूर्व पीएम और एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के इरन्ना कड़ाडी और अशोक गस्ती निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र सीट पर भी बीजेपी के नवाब रेबिया निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इन 5 सीटों के लिए हुए निर्विरोध चुनाव के चलते आज अब सिर्फ 19 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। और 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे हैं बाबा रामदेव जी। हाँ, हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्यान लगाने के साथ ही योगाभ्यास के गुर सिखाए। उन्होंने इस दौरान तरह तरह के योग करके रोगों को दूर रखने के उपाय भी बताए। आपको बता दें कि पीएम मोदी की पहल पर 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
और सूर्य ग्रहण पर इस बार कुरुक्षेत्र के सरोवर में लोग स्नान ध्यान नहीं कर पाएंगे। 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर के आज से ब्रह्म सरोवर समेत दूसरे सरोवरों में 1 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू करने का आदेश दे दिया है। कोरोना के चलते इस साल भीड़ के जुटने को लेकर के ये फैसला लिया गया। और कोरोना से लड़ाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाले हुए हैं, जो पिछले 4 दिनों से ताबड़तोड़ मीटिंग भी कर रहे हैं। उनका इस वक्त सबसे ज्यादा जोर दिल्ली में है। कोरोना के आतंक को कम करने पर वो लगे हुए हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। अमित शाह ने गृह मंत्रालय के दोनों ही जूनियर मिनिस्टर यानी कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और किशन रेड्डी को भी काम देते हुए दिल्ली में टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद यूपी सरकार ने भी कोरोना टेस्ट के जो दाम है वो घटा दिए हैं। अब यूपी में 2000 रुपए में कोरोना टेस्ट होगा। घर आकर सैंपल लेने पर 500 रुपए अलग से लगेंगे। यूपी ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर सबसे कम रेट में कोरोना टेस्ट होगा। कई राज्य में निजी लैब अब भी ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, लेकिन बिहार के पटना में भी कोरोना मरीजों के 2500 रुपए में टेस्ट हो रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो टेस्ट के दाम है वो घट रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि ये पूरे देश में लागू कब होगा? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में तो ये एक बड़ी पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब टीम 11 की बैठक की गई तो उसके बाद इस तरह के निर्देश जारी किए गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड हॉस्पिटल्स में जो बेड की संख्या है उसको लेकर भी एक निर्णय लिया गया है कि अभी तक जो 1 लाख का लक्ष्य था उसको 1.5 लाख तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है उसको भी आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आपको याद होगा कि जब कोरोना संक्रमण की नई तस्वीरें सामने आई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ केजीएमयू में 60 टेस्ट प्रतिदिन हुआ करते थे, लेकिन अब आज की डेट में जो टेस्ट है उसकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। 16,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन फिलहाल किए जा रहे हैं, जिसमें रोज सैंपल कलेक्शन हो रहा है। 23 सरकारी टेस्टिंग लैब है और 11 टेस्टिंग प्राइवेट लैब है जिनके माध्यम से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि कल जब सरकार की तरफ से अधिकृत जानकारी दी जा रही थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो ओल्ड एज होम्स हैं उसमें भी रैंडम आधार पर सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। उसमें कानपुर के एक जिक्र सरकार की तरफ से दिया गया और जो हॉस्पिटल्स में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो, जिससे कि जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सके। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए।